ये जो गौर परिवारवादी, ये गौर परिवारवादी लोग सरकार में होते तो शायद वैक्सीन रास्ते में ही कहीं बिक जाती और आप कोरोना से भय से आतंकित होकर के जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हो जाते। नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं कि सबको उनसे डर लगता है, सोचते हैं कि ईडी सीबीआई से मैं किसी को भी दबा दूं। मुझे नरेंद्र मोदी से डर नहीं लगता, उल्टा मुझे हंसी आती है। आज मुझे कोई चिंता है तो केवल एक कि जिन जिन दंगाइयों और आतताइयों पर अंकुश लगा है वे सब अब मचल रहे हैं। आतंकी बार बार धमका रहे हैं कि जरा सरकार आने दीजिए, सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनती देर नहीं लगेगी। आप केरल में लिटरेसी रेट देखेंगे, आप प्रति व्यक्ति जीडीपी के आंकड़े देखेंगे तो केरल प्रदेश हमसे बहुत ज्यादा आगे है। तो ये तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जमीनी मुद्दों से भड़काना चाह रहे हैं। आप मुझे बच्चा कह लो, लड़का कह लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डबल इंजन की सरकार जब से आई है तब से डबल भ्रष्टाचार हो गया है। डबल भ्रष्टाचार का गरीबों को सामना करना पड़ रहा है। आज एक नेता जिसको वोट डालना था, मतदान का प्रयोग करना था, उसने अपने मतदान का प्रयोग ही नहीं किया। ये परिवारवाद की ठसक है, ठसक, घमंड। इनके मंत्री के पुत्र ने 6 किसानों को कुचला, क्या उसने अपना इस्तीफा दिया? हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत नेक हैं, सब कहते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, तो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? इस्तीफा क्यों नहीं मांगा अपने मंत्री से? क्या देश के प्रति कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी उनकी? आज उस लड़के को जमानत मिली है। तो देश की बात में हाजिर हैं। एक तरफ बड़े बड़े दिग्गज चुनावी प्रचार में व्यस्त रहे, मुकाबला बयानों से कर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, तो दूसरी तरफ बहुप्रतीक्षित विधानसभा चुनावों के पहले चरण के लिए मतदान चल रहा था और अब 6 बज चुके हैं, ये समाप्त हो चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के 58 सीटों के लिए वोट पड़े और इन्हीं सीटों में योगी आदित्यनाथ सरकार के 9 मंत्री भी आते हैं जिनकी किस्मत का फैसला हो गया है। तो आपको बता दें, शाम 5 बजे तक 57.8% मतदान हुआ है। लेकिन इसके बीच अहम खबर आई कि लखीमपुर हिंसा का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से मिली है ये जमानत। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं आशीष मिश्रा। 3 अक्टूबर 2021 को हुई थी लखीमपुर में हिंसा और इस हिंसा में 4 किसानों की मौत हुई थी, 4 अन्य लोग भी मारे गए थे। तो बहरहाल इस पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अदालत का दरवाजा फिर से खटखटाएंगे। लेकिन इस समय हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, किसान नेता तेजिंदर सिंह विर्क, जो 3 अक्टूबर को किसानों की अगुवाई कर रहे थे, उनको लीड कर रहे थे और खुद बुरी तरह घायल हो गए थे। विर्क जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने भी खबर सुनी होगी, इस मामले में आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है। क्या एहसास हुआ, क्या आभास हुआ, कैसे ले रहे हैं आप इस खबर को? आप निधि जी, स्वागत है एनडीटीवी में। मैं आज समाचार लगभग 2 बजे करीब समाचार मिला कि लखीमपुर घटना के मुख्य आरोपी अजय मिश्रा टेनी के बेटे को जमानत मिल गई। लेकिन दूसरी तरफ दुर्भाग्य है कि हमारे 4 किसान जो निर्दोष थे, जिन पर 302 का मुकदमा दर्ज हो गया, वह जेल में हैं। और जो घटना के मेन दोषी हैं, जिसको उत्तर प्रदेश की एसआईटी ने मुख्य दोषी माना है, और पूरे प्रदेश देश का संयुक्त किसान मोर्चा किसान संगठन लगातार यह मांग उठाते रहे हैं। आज भी अभी आंदोलन जारी है इस मुद्दे को लेकर कि अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को उनका इस्तीफा लेना चाहिए था।
लेकिन दुर्भाग्य है जहां अजय मिश्र टहनी का इस्तीफा नहीं हुआ और दूसरी तरफ जो व्यक्ति मुख्य दोषी था, आज अदालत से उन्हें जमानत मिल गई है। अब ये अदालत का फैसला है। अभी हम अपने वकीलों से राय करेंगे, जो आदेश आया है उसको पढ़ेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से राय करने के बाद आगे क्या इसमें जो है लीगल स्टेप हो सकते हैं, उसके बारे में आगे की राय संयुक्त किसान मोर्चा के सारे साथी बैठकर आगे तय करेंगे। लेकिन दुखद है आज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन के बाद इस पूरी जांच के अंदर एक उम्मीद हमें जगी थी कि इसमें न्याय मिलेगा, और सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद एसआईटी का गठन हुआ और एसआईटी ने काफी हद तक जो है इसमें निष्पक्ष कार्रवाई की, लेकिन अजय मिश्र टहनी को बचाने का काम हुआ। तो एक बड़ा पूरे देश के किसानों में निराशा थी जब मुख्य दोषी मानने के बाद भी 120 के मुलजिम थे वह, और जो फर्स्ट एफआईआर है उस एफआईआर में भी 120 का मुलजिम बताया गया, उसे कहा गया कि उनके एक साजिश के तहत घटना हुई है, और ये एसआईटी ने कहा कि एक साजिश थी। तो जब साजिश में सब लोग थे तो उसे कैसे बचाया गया, लेकिन आज जमानत हुई है। लेकिन जिन लोगों के मेरे साथ लोग थे, मेरे साथ जो शहीद हुए हैं 5 लोग, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर न्यायालय के अंदर पूरा ट्रायल पे जब केस चलेगा तो अवश्य कहीं ना कहीं सत्य की जीत होगी। लेकिन अभी हम जो है इसमें अपने लीगल एडवाइजर से राय करने के बाद आगे का फैसला और आगे की जो कार्रवाई हम करेंगे। जी तेजेंद्र जी, मैं कानूनी पहलू पे नहीं जाऊंगी, लेकिन एक मानवीय पहलू भी होता है किसी भी घटना का। किसान वर्ग किस तरह से ले रहा है, क्योंकि अभी देखिए आज पहला चरण का मतदान हो रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और लखीमपुर खीरी जब उस पे वहां मतदान होगा, चौथे चरण में वहां पे मतदान होगा। जो आप जब से खबर आई, आप लोग किसान भाई लोग क्या बातचीत कर रहे थे, क्या असर पड़ेगा इसका राजनीति पर, क्या कुछ कहा जा रहा है? हाँ बिल्कुल दीदी जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि किसानों के अंदर लखीमपुर की घटना के बाद बहुत आक्रोश है उत्तर प्रदेश और देश की भाजपा सरकार के खिलाफ, क्योंकि एक इतने बड़े संवैधानिक पद के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति और उसके बेटा इसी घटना के अंदर जब संलिप्त था और एक नरसंहार हुआ था और लोग किसान बहुत आहत थे, और किसानों ने इस चुनाव के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर ये ऐलान किया है और जगह जगह जाकर हम प्रचार कर रहे हैं कि हमारे 750 लोग शहीद हुए हैं। उत्तर प्रदेश से तमाम जो सबसे ज्यादा नरसंहार जेनोसाइड था वो लखीमपुर की घटना थी। निर्दोष मेरे 7 लोग थे जो खत्म हुए, लवप्रीत हो, नक्षत्र सिंह आर्मी के, रमन कश्यप रिपोर्टर हो या और साथी हो, और एक ही किसान के पास हथियार है वोट की ताकत। वोट की चोट से हम उन शहीदों के अपमान का, उन शहीदों का बदला लेने का हमारे पास अब समय है, और किसान मोबिलाइज होकर एक साथ इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने का मन बना चुके हैं। आज समाचार के बाद तमाम किसानों का जो है संगठनों का लगातार संपर्क हुआ है, फोन किया है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण जो है फैसला आने के बाद, लेकिन कोर्ट का फैसला है, इसे मानना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे जी तेजेंद्र जी, मैं आपसे कुछ और मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, एक कयास ये भी लग रहे हैं कि ब्राह्मण वोट बहुत महत्वपूर्ण है इस समय सरकार के लिए, और तराई में वो इलाका भी आता है, उनकी तरफ हाथ बढ़ाने का भी संदेश ये हो सकता है। तो जिस तरह से ये ऐसी परिस्थिति हो गई हमारे देश में कि हम इस तरह से जाति आधारित राजनीति करते हैं, लेकिन क्या आप लोगों का आंकलन है वहां पर? बिल्कुल आपका सवाल सही है, क्योंकि पिछले 3 साल के अंदर जैसे विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर एक वर्ग विशेष ने बाकी वर्गों का उत्पीड़न किया और उनको तमाम इनकाउंटर जैसी घटनाएं हुई उत्तर प्रदेश के अंदर, तो एक ब्राह्मण वर्ग बड़े स्तर पर नाराज था। और इस लखीमपुर की घटना के बाद देश की सरकार और प्रदेश की सरकार, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव बिल्कुल सामने खड़ा था और नहीं चाहती थी सरकार के जो इतनी बड़ी नाराजगी है उस नाराजगी के अंदर एक और जो है हिस्सा जुड़ जाए,
तो इसी ब्राह्मण समाज को, ब्राह्मण वर्ग को जो है साथ में जोड़ने के लिए ही गृह राज्य मंत्री स्तर का जिम्मेदारी भी दी गई थी। और उसके बाद तमाम बार जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो ब्राह्मण समाज के जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको दिल्ली बुलाया गया, भले जेपी नड्डा हों या हमारे अमित शाह हों, तो तमाम जिम्मेदारियां सौंपकर एक जो जातीय समीकरण है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें बड़ी अहम भूमिका ब्राह्मण समाज की है, उसको भी साधने का प्रयास जो है किया गया है। और इस प्रयास के अंदर, इस राजनीति के अंदर किसानों को जो है कहीं ना कहीं बलि चढ़ना पड़ा है, उनको जो है न्याय नहीं मिल सका, ये भी हमारा मानना है। और कहीं ना कहीं सरकार की चूक, जो सरकारी पक्ष रखना था किसानों का, तो किसान सक्षम नहीं है कि बहुत बड़े लीगल को कहीं ना कहीं वकीलों की फीस या वकील को कहीं कर सकें, ये हमारा पक्ष तो सरकार ने रखा, लेकिन कहीं जो पैरवी है वो कहीं ना कहीं मुझे मानता हूं उसके अंदर पूरी तरह से सरकार ने पक्ष नहीं रखा और जमानत मिली है। और दूसरा जो आपने ब्राह्मण समाज वाला कहा, ये बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर जातीय समीकरण चुनाव को प्रभावित करते रहे हैं। और मैं मानता हूं कि ये चुनाव जो है संभले भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण समाज या अन्य समाजों को बांटकर जिस तरह से लाभ लेना चाहती थी, लेकिन इस चुनाव के अंदर किसान वर्सेज अदर्स है। एक तरफ किसान खड़ा है और दूसरी तरफ किसानों को जो है मारने वाले और किसानों का उत्पीड़न, किसानों के साथ 1 साल 13 दिन 378 दिन जो इतना लंबा आंदोलन चला है, उसके बाद भले पश्चिम उत्तर प्रदेश का सवाल हो, यहाँ पर बहुत बड़ा एक आपसी मतभेद पैदा कर दिए थे, वो इस चुनाव के अंदर नजर नहीं आ रहे हैं। तेजिंदर जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में हमें विश्वास रखना चाहिए अपनी कानून की न्याय प्रणाली पर, देर सबेर न्याय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और इसी मसले से जुड़ी एक बता दें आपको रिपोर्ट की, जो तो इस जमानत पर विपक्ष हमलावर हो गया है जब से खबर आई है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि इस चरण में मतदान में ब्राह्मण वोट को लुभाने के लिए जमानत असरदार होगी। तो एक ये रिपोर्ट देख लीजिए। आखिरकार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को किसानों की हत्या के मामले में जमानत मिल ही गई। ये अलग बात है कि जिस दिन जमानत मिली उसी दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर मतदान हो रही हैं। आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के जज जस्टिस राजीव सिंह की एकल पीठ ने दिया है। 18 जनवरी को लखनऊ बेंच ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस राजीव सिंह की बेंच के सामने आशीष के वकील ने ये दलील रखी थी कि अगर प्रोसिक्यूशन की बात सही भी माने तो अजय मिश्रा सिर्फ चालक की सीट के बगल में बैठा था और फिर वहां से भाग गया था। ऐसा कोई सबूत नहीं है कि आशीष के निर्देश पर थार कार के ड्राइवर ने प्रदर्शनकारियों पर गाड़ी चढ़ाई थी या फिर ऐसा कृत्य जानबूझकर किया गया। ऐसे में ये भी नहीं कहा जा सकता कि आशीष मिश्रा किसानों की हत्या का जिम्मेदार है। हरिओम मिश्रा ड्राइवर था, वो गाड़ी चला रहा था, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसके हेड इंजरी इन लोगों ने काज की, किसानों ने, जिसके परसुएंस में मतलब वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया हो या मेंटल इक्विलिब्रियम उसका खो गया हो या उसने अपनी जान बचाने के लिए भागा हो, तो ये एक्सीडेंट हो गया, लोग मर गए। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसको किसानों ने मिलके ऑन स्पॉट मार डाला। इसलिए जो क्राइम का करने वाला, अगर मान लीजिए कहा जाए कि जो है ड्राइवर जो था उस पर लाइबिलिटी का एट्रीब्यूट की जाती है, तो वो तो स्वयं ही उसको आपने मार डाला, तो क्राइम का तो पूरा विजडम वही खत्म हो गया, जेनेसिस ही खत्म हो गई। इनके मंत्री के पुत्र ने 6 किसानों को कुचला। इन दलीलों के बाद मिली जमानत पर तमाम राजनीतिक दलों ने सवाल उठाए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत नेक हैं, सब कहते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, तो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? इस्तीफा क्यों नहीं मांगा अपने मंत्री से? क्या देश के प्रति कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी उनकी? आज उस लड़के को जमानत मिली है, थोड़े ही दिनों में खुल के घूमेगा फिर से, जिसने आपको कुचल डाला। पूरे देश और दुनिया ने देखा कि किस तरीके से जीप से किसान कुचल दिए गए, और आज भी पूरे प्रदेश और देश का किसान ये मानता है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से
उन किसानों की जान गई है। मैं समझता हूं कि ये हम सब के लिए सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए कि इतने किसान कुचल के मार दिए गए। कल को कहीं एक थियरी ना फ्लोट हो जाए, नोबडी डाइड, कोई मरा ही नहीं। खुद स्वतः संज्ञान में आते हुए गाड़ी के नीचे आ गए और गाड़ी से कहा कि हे प्रभु हमें कुचल दो। ये किसी से छुपा नहीं है कि भारत के चुनावों में जाति एक बड़ा मुद्दा रही है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हो रहे हैं। कुछ जानकार मानते हैं कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद ब्राह्मण वोटरों में योगी सरकार से नाराजगी कम हो सकती है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि सरकार से किसानों की नाराजगी और बढ़ सकती है। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर चौथे चरण यानी 23 फरवरी को वोटिंग होगी। बीजेपी के ऊपर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि वो मंत्री साहब के बेटे को बचाने की कोशिश लगातार करती रही है। अब जमानत मिलने के बाद ये आरोप और ज्यादा गंभीर हो चले हैं। लेकिन जो फायदा बीजेपी को होने वाला है वो ये है कि जो ब्राह्मण वोट उससे उखड़ चले थे, अब दोबारा वापस उसकी झोली में गिर जाएंगे। ये कयास लगाया जा रहा है। नई दिल्ली से अपने सहयोगी उमाशंकर सिंह के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और आइए सीधे चलते अपने सहयोगी आलोक पांडे के पास, जो लखीमपुर खीरी में उस दौरान भी थे और अभी भी लखीमपुर खीरी में ही मौजूद हैं। आलोक, जब से आपने ये खबर सुनी है, क्या एहसास, क्या आभास, किस तरह से ली आपने इस खबर को? देखिए, फिलहाल तो हम लखीमपुर पहुंचे हैं। आज तो रिहाई नहीं होगी आशीष मिश्रा की, ये तो पक्का ही है, लेकिन उनकी रिहाई अगले 1-2 दिन में कल तक शायद हो जाए, क्योंकि हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है। 2-3 चीजें हैं हाईकोर्ट के ऑर्डर के बारे में जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। एक ये कि हाईकोर्ट ने ऐसा कहा है कि भाई पुलिस का ये आरोप था कि आशीष मिश्रा ने गोली चलाई और उससे मौतें हुई, एक किसान की कम से कम उससे मौत हुई, लेकिन किसी भी शख्स जो इसकी मृत्यु हुई है, जो 4 किसान और एक पत्रकार थे, उनमें से किसी भी शख्स के ऊपर फायर आर्म इंजरी नहीं पाई गई है। कोर्ट ने यह भी कहा है अपने बेल ऑर्डर में कि ऐसा भी आरोप है कि आशीष मिश्रा ने उकसाया अपने ड्राइवर को कि वो इन लोगों को कुचल दें, लेकिन वो ड्राइवर खुद ही मृत है, उनको मार डाला गया। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम आंखें अपनी इस मुद्दे से कैसे बंद कर लें कि 3 लोग बाद में भी मारे गए, जिसमें से 2 बीजेपी वर्कर्स थे जैसे हमने रिपोर्ट किया, और एक ड्राइवर था जो थार एसयूवी का, जिसमें आशीष मिश्रा कथित तौर पर सवार थे। तो इन ग्राउंड्स को आधार मान के बेल दी गई है। लेकिन एक जो चिंता का विषय जो ऑपोजिशन के पॉलिटिशियंस भी रेज कर रहे हैं, तो हम भी जिसकी बात कर रहे हैं, वो ये है कि ये कोई ऑर्डिनरी मर्डर केस नहीं है। पहली बात तो मर्डर केस में बेल 4 महीने में हो जाना अपने आप में थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन क्योंकि इसमें जज कह रहे हैं कि अब चार्जशीट हो गई है, ट्रायल होगा, इसलिए उनको बेल दी जा सकती है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि व्हाट स्टॉप्स आशीष मिश्रा, मतलब कौन उनको रोकेगा अगर वो बाहर निकले और वो इन्फ्लुएंस करने लगे या इंटिमिडेट करने लगे विटनेसेस को, क्योंकि वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अजय मिश्रा के बेटे हैं, कोई नॉर्मल अक्यूज नहीं है। और अगर वो बाहर निकलते हैं और ये करते हैं तो उसकी जवाबदेही किसकी है? कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि वो ऐसा ना करें, लेकिन क्या ये होगा? जब अक्टूबर में ये केस हुआ था, 1 हफ्ता में लखीमपुर में था और मैंने ये देखा कि यूपी पुलिस ने तभी आशीष मिश्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई की जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप इन किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है, जब ये मर्डर केस है इसमें इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, तब उनकी गिरफ्तारी 6 दिन बाद हुई, एफआईआर के 5वें दिन, जहां तक मुझे याद है। तो जब ये रवैया और ये एटीट्यूड प्रोसिक्यूशन का रहा है इनिशियली, तो क्या व्हाट स्टॉप्स आशीष मिश्रा कि अब वो बाहर निकले और वो फिर से इन्फ्लुएंस करें विटनेसेस को? ये एक सवाल है जिसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल शायद नजर इसी पे है कि इनको बेल कब, मतलब बेल तो मिल गई, ये कब बाहर आते हैं। अब कोई लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कल ये हो जाए, तो उसको हम ट्रैक करते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत अहम सवाल आपने आलोक पांडे उठाया है, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो बहरहाल चुनाव होते हैं और पहले चरण का मतदान चल ही रहा है, आप जानते हैं, हुआ है, समाप्त हुआ 6 बजे। लेकिन इस दौरान आज बहुत बयानबाजी आई और हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बयान सुनाए, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर भी बवाल मचा है। आज उन्होंने कहा है कि चिंता है कि जिन दंगाइयों और आतताइयों पर अंकुश लगा है वे सब अब मचल रहे हैं। आतंकी बार बार धमकी दे रहे हैं कि जरा सरकार आने दीजिए, सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा और इस बार यूपी को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। और इस पर जयंत चौधरी, आरएलडी के नेता, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी को घेरा है उन्होंने अपने बयान से। उन्होंने कहा है कि यूपी के मुकाबले जम्मू कश्मीर के प्रति व्यक्ति आय 2 के करीब है, बंगाल की प्रति व्यक्ति आय 3 गुना है और केरल की तो 7 गुना है। तो इस तरह से जो इन बातों से जमीनी मुद्दों से भटकाया जा रहा है। उधर केरल के मुख्यमंत्री
जो मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, उन्होंने भी इस मामले को सुना और ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अगर यूपी केरल बन जाएगा, जैसे ही योगी आदित्यनाथ को उनको डर है, तो वहां तो बेहतरीन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक कल्याण और जीवन के स्तर का लोग आनंद लेंगे। तो हमारे साथ शबनम पांडे, बीजेपी की नेता, और रोहित झाकड़, प्रवक्ता आरएलडी मौजूद है। शबनम पांडे, क्यों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बंगाल, कश्मीर, केरल याद आ रहा है? क्योंकि ये तो नीति आयोग के जो पिनराई विजयन कह रहे हैं और जो जयंत चौधरी कह रहे हैं, ये तो नीति आयोग के आंकड़े हैं। देखिए निधि जी, निश्चित तौर पे आंकड़े हैं। आंकड़े उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत सारे हैं कि उत्तर प्रदेश जो कि आर्थिक तौर पे बहुत पिछड़ा माना जाता था, आज दूसरे पे आ गया है। उस पर कैपिटा इनकम योगी आदित्यनाथ जी के राज में बड़ा है उत्तर प्रदेश में। तमाम ऐसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे स्थान पे है। तमाम ऐसे आंकड़े आपको उत्तर प्रदेश के लिए मिलेंगे, लेकिन ये आंकड़े उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेंगे कि जिस तरीके से दंगा बंगाल में होता है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के राज में एक भी दंगे नहीं हुए। और जिस तरीके से माफियाओं पे, आतंकवादियों पे कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हुआ, उस तरीके की कार्रवाई न केरल में, न पश्चिम बंगाल में और ना ही केरल में हुआ करता है। आज उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई सरकार ने किया, वो काबिले तारीफ है और इसकी तारीफ करीब करीब आप देखिए पूरे विश्व में इसका डंका बजा रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर हमने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के तहत कार्य किया है और सारी जन कल्याणकारी योजनाओं को बगैर पक्षपातपूर्ण रवैये के जनता के द्वार तक पहुंचाया है, तो वो चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप देखिए, डबल इंजन की सरकार है, हमने आयुष्मान भारत का से लाभान्वित किया, उनके स्वास्थ्य का किया, लेकिन बंगाल ने ठीक है, आप अपनी बात रखिए, लेकिन जमीन पे क्या होता है? शबनम जी, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, वाकई में प्रचार के दौरान तमाम नेता कहते हैं, तो अगर इतना बढ़िया विकास था तो बंगाल को याद करने की जरूरत नहीं थी, अपना ही विकास यहाँ पे हो सकता था। झाकड़ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आज हमने देखा किस तरह से जयंत ने जवाब दिया, नीति आयोग के आंकड़े उन्होंने ट्वीट कर दिए हैं, उस बारे में उन्होंने बात कही है, लेकिन चिंता है कि क्यों मुख्यमंत्री इस तरह से बात कह रहे होंगे? आदरणीय निधि जी और आप शबनम जी को प्रणाम। निधि जी, मैं आभारी हूं आपका, आपने मुझे अपना मत रखने के लिए बुलाया। मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी पे मुद्दे नहीं बचे हैं। किसान, कमेरे, वंचित, बेरोजगारों की एकजुटता से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। आज जयंत चौधरी जी की चिंता भी ये बहुत कर रहे हैं। आज जयंत चौधरी जी उसी बिजनौर में थे जहां मौसम भारतीय जनता पार्टी का खराब था, लेकिन वहां सूरज की तपस बरकरार थी जिस दिन प्रधानमंत्री जी की रैली खत्म हुई। और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने बड़ा ओछा बयान दिया कि वो एक नेता मतदान करने नहीं आए। वो हजारों लोगों की भीड़ में वहां थे और उनकी धर्मपत्नी ने सुबह मथुरा जाके मतदान किया है। और जेपी नड्डा जी से और भारतीय जनता पार्टी से मैं कहना चाहता हूं, ओछेपन, आपकी जमीन खिसक चुकी है। हमारी एकजुटता के कारण यह हुआ है। और ये बात करनी है लॉ एंड ऑर्डर की, निधि जी, उत्तर प्रदेश का जो एनसीआरबी का डाटा है भारत सरकार का, उसमें उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों के सापेक्ष इन 5 वर्षों में 1 लाख अपराधों का इजाफा हुआ है। और दलित बेटियों के साथ जो हुआ है वो पूरे देश ने देखा है, पूरे विश्व ने देखा है। और उन्हीं दलित बेटियों की अस्मिता के लिए, महिलाओं की अस्मिता के लिए, बेरोजगारों की अस्मिता के लिए जिसने भी अपने अधिकारों की बात करी, उसी पे इन्होंने लाठी से दमन करने का काम किया। अब सब लोग एकजुट हैं, एकजुटता से अपनी वोट की हनक से इनकी लेकिन एक ये बात है जो पहले समाजवादी पार्टी के दौरान जिस तरह से कानून व्यवस्था के मसले पर सवाल उठाता, वो लगातार बार बार हम देख रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री भी उठा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी उठा रहे हैं। लेकिन शबनम पांडे, मैं आपसे समझना ये चाहूंगी कि अगर सब कानून व्यवस्था अच्छी है, इतने सालों से दंगा नहीं हुआ है, विकास की बात अगर हम ना भी करें, अगर हम कहें कि बेहतर कानून व्यवस्था है, तो आज जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन मुख्यमंत्री को एक वीडियो संदेश जारी करने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार उस समय सुबह जब मैं एंकर कर रही थी, रामदत्त त्रिपाठी का तो कहना था कि ये पैनिक बटन है, वो पैनिक में है, इसलिए उनको ये बात दोबारा कहनी पड़ रही है, एक वीडियो संदेश देना पड़ रहा है।
निधि जी घबराहट है इनमें। देखिए निधि जी, आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं लंबे समय से आपको सुनती आई हूँ। आपको पता होगा कि दंगा उत्तर प्रदेश में योगी राज में नहीं हुआ। इस यथार्थ के लिए कोई सबूत की ऐसी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इसको जांचा भी होगा, इसके बारे में जाना भी होगा। दूसरी बात मैं कहना चाह रही हूँ, आज ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? आज ऐसा क्या हो गया, विपक्ष इतने अपने आप को कमजोर क्यों समझने लगे कि बंगाल की मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश में अपने वोट बटोरने के लिए बुलाना पड़ गया? वो क्यों चाहते हैं कि उनसे जनता कन्विंस नहीं होगी, बंगाल की मुख्यमंत्री से? तो बंगाल की हकीकत भी रखना यहाँ के मुख्यमंत्री को जरूरत था। उन्हें ये जानना जरूरी था कि ये वही बंगाल है जो बमबारी के लिए जाना जाता है, ये वही बंगाल है जो राजनीतिक हत्या के लिए जाना जाता है, ये वही बंगाल है जिसने आजादी की लड़ाई में एक अच्छा सहयोग किया था। लेकिन उसको जल्दी से जवाब दीजिए इस बात का। आपने ममता बनर्जी को बुलाया, उन्होंने खेला हो भाई वहां पे किया और यहाँ पे भी फुटबॉल उछाली, और यही परेशान हो रही है इसी से बीजेपी। निधि जी, देखिए निधि जी, भारतीय जनता पार्टी की पूरी मशीनरी बंगाल में लगी हुई थी। जब इनसे किसी ने सवाल नहीं किया, ना इनके मन में कोई ऐसी बात आई कि पूरे भारत की मशीनरी, प्रदेश की सरकारें, केंद्र की सरकारें बंगाल में जाके चुनाव लड़ रही थी। आज इन्हें ऐसा क्या हुआ जो किसानों के पक्ष में आके ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गठबंधन को समर्थन दे दिया। समर्थन किसानों की अस्मिता के लिए है, 750 किसानों की शहादत के लिए है। समर्थन आपने अपनी बात साफ कर दी कि किसानों के समर्थन में वो आई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और शबनम पांडे आपका भी। तो ये बहस चलती रहेगी। अभी तो 6 चरण के मतदान और हैं। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। तो उत्तर प्रदेश के पहले चरण के 58 सीटों के लिए मतदान हुआ है, लेकिन मतदान के दौरान बहुत से लोगों ने शिकायत की है कि उनका नाम इस बार वोटर लिस्ट में नहीं है। कुछ और लोगों की ये भी शिकायत थी कि जब वो वोट डालने पहुंचे तो पाया कि उनका वोट पहले से ही डाला जा चुका है। देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश से ये ग्राउंड रिपोर्ट। आगरा में रहने वाले 62 साल के भूतपूर्व सैनिक जोगिंदर तैयार होकर पूरे परिवार के साथ उत्साह से लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान देने यानी वोट डालने पहुंचे। लेकिन वोटिंग बूथ पर पहुंचने पर पता चला कि उनके पूरे 8 सदस्यों के परिवार का नाम वोटर लिस्ट से कट चुका है। जोगिंदर पिछले 40 साल से वोट डाल रहे हैं, पर इस बार वोट नहीं डाल सके। अच्छा, जोगिंदर प्रसाद जी। हाँ जी, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। भूतपूर्व सैनिक हैं आप? सैनिक थे आप। पिछली बार वोट किया था 2019 में? हाँ, किया था। 2017 में किया, 2014 में किया। इस बार नहीं कर पा रहे? इस बार नहीं कर पा रहे हैं। क्या हमारे पूरे परिवार के नहीं है। आपके पूरे परिवार का नहीं? हाँ जी। कितने सदस्य हैं आपके परिवार? हमारे परिवार में 8 सदस्य हैं। 8 सदस्य हैं? जी। और 8 के नाम नहीं है? नहीं है। कितना खराब लग रहा है आपको? बहुत खराब लग रहा है। क्या लग रहा है बताइए? बहुत लग रहा है इस सरकार में। क्या ऐसी सरकार आई है? चाहते थे नहीं हो रहा पाएगा? नहीं, ऐसे तो हो नहीं पाएगा। ये तस्वीरें अलीगढ़ की विधानसभा इगलास के गांव कजरौट की हैं, जहां ग्रामीण बेहद नाराज हैं। गांव वालों का आरोप है कि उनके गांव में 700 से ज्यादा वोट हैं, लेकिन 500 से ज्यादा वोट वोटर लिस्ट से गायब हैं। महज 200 लोग ही वोट डाल पाए। मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित रहे लोगों का गुस्सा प्रशासन पर फूट पड़ा। आपने वोट डाला है? ना डालो। आपका वोट आया था? ना आया, अब की ना आया। कितने सालों से वोट डाल रही? 17 साल से वोट डाल रही हूँ मैं। और अब की बार वोट नहीं आया? अब की बार ना आया वोट। कहाँ की रहने वाली है? कजरौट की। इतने ऐसे कितने लोग हैं जिनके वोट नहीं आए हैं? वो 400-500 लोग हैं। हाँ, सही कह रही है। अब क्या वजह, हमें क्या मालूम, पढ़े लिखे हैं कोई हम? वोट डालने गई थी? हाँ गए। क्या बोल दिया आप? नो बोल दी कि जो तुम्हारा वोट पड़ेगा अब नहीं पड़ेगा। अच्छा, वोट डल गया आपका? डल गया। नो कह दी नहीं। वोट आया है आपका? वोट पर्ची आई है, वोट ना डालन दिया माँ। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 71 साल की नसीम जब वोट डालने बूथ पर पहुंची तो उन्हें पता चला कि उनका वोट पहले ही पड़ चुका है। ये कह रहे हैं कि वो हम तुम्हारा वोट डल गया।
पोस्टल बैलेट से आपने वोट डाला था क्या? क्या बोल रहे हैं अंदर अब? ये कह रहे थे पोस्टल बैलेट से आपका वोट डल गया। जब नसीम की ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो प्रशासन ने मानवीय भूल बताते हुए नसीम को घर से बुलवाया और फिर उनका वोट डलवाया। आगरा के राम प्रकाश का भी ऐसा ही आरोप है कि जब वो वोट डालने पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उनका वोट डल गया है। मेरा वोट नहीं डल रहा सर। क्यों नहीं डल रहा है? वो कह रहे हैं कि तुम्हारा वोट पड़ गया अंदर पड़ गया है। हाँ। तो आप चैलेंज वोट के लिए कहा आपने उनसे? मैंने कहा मैं तो अभी आ रहा हूँ सर, गाँव से बड़ी मुश्किल से आ पाया हूँ और मेरे तो कोई निशान भी नहीं है कि नहीं निशान पेशान तो सब मिट जाते हैं। दरअसल कोरोना को देखते हुए चुनाव आयोग ने 80 साल के ऊपर के बुजुर्ग और दिव्यांगों के वोट पोस्टल बैलेट के जरिए डलवाए हैं, जिसकी पारदर्शिता को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमने चुनाव आयोग से इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया मांगी और चुनाव आयोग ने हमें अब तक इन सवालों पर कोई जवाब नहीं दिया है। सोचिए एक रिटायर्ड फौजी जो पिछले 20 दफे अपने जीवन में वोट डाल चुके हैं और वो इस बार वोट नहीं डाल पा रहे हैं, तो सोचिए कि जो प्रदेश की 5 साल सरकार चलेगी उसमें तो इनका योगदान ही नहीं रहेगा, इनका मत ही नहीं रहेगा। तो फिलहाल अब जवाबदेही चुनाव आयोग पर है। सहयोगी विनीत और नसीम के साथ आगरा से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 2 महीने से गायब युवती का शव एक प्लॉट में गड़ा मिला है। पुलिस ने प्लॉट की खुदाई कर शव को बाहर निकाला है। इस मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह का बेटा रजौल सिंह मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। युवती की मां का आरोप है कि 2 महीने पहले युवती का अपहरण हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने मामले में रजौल सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया है। तो लोकतंत्र का पर्व जब आता है तो आम आदमी अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अपने नुमाइंदों को चुनने जाता है। भले ही कई शारीरिक कठिनाइयां झेलते हुए कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं कि लोग निकले अपने घरों से, अक्षम होने के बावजूद गए और उन्होंने अपना वोट डाला है। तो एक तस्वीर हम देख सकते हैं, बुजुर्ग महिलाएं बीमार हैं, वो गई हैं। आज भी लोग हर तरह से जतन करके वोट डालने पहुंच ही रहे हैं। तो हम हापुड़ के आपको दृश्य दिखा रहे हैं। हापुड़ में जहीर नाम का एक ऐसा शख्स है जो मतदान करने पहुंचा और रीढ़ की हड्डी टूटने की वजह से पिछले 15 साल से माफ कीजिए बिस्तर पर हैं और परिजन उन्हें वोट कराने स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस में लिटा कर ले गए। बीच में हम देख सकते हैं किस तरह से एक बुजुर्ग महिला पहुंची है मतदान केंद्र और एक बुजुर्ग महिला को सहारा दिया जा रहा है, वो भी सुबह सुबह कोहरे में मतदान करने पहुंची।